स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। क्या हिंदी को इंडिया की यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाने का टाइम आ गया है? वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर भाषा क्या होती है? अगर हम किसी भी आम डिक्शनरी को उठाकर भाषा का मतलब खोजें तो हम पाएंगे कि भाषा या लैंग्वेज का मतलब उस माध्यम से है जिसके प्रयोग से दो व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। तो क्या लैंग्वेज को डिफाइन करना इतना ही आसान है? क्योंकि अगर हम इस बात की गहराई में उतरें तो हमें पता चलता है कि भाषा को इस छोटी सी डेफिनेशन में बांधा नहीं जा सकता, बल्कि वो इससे कहीं ज्यादा वृहद और गहरी है। क्योंकि कभी इसके आधार पर बड़े से बड़े देशों की सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं, तो कभी इसी भाषा के आधार पर हम अपने और पराये का भेद जान लेते हैं। यही कारण है कि किसी व्यक्ति की प्राइमरी लैंग्वेज को उसकी मातृभाषा या मदर टंग कहा जाता है। क्योंकि जिस तरह एक नवजात शिशु का सबसे पहला स्पर्श उसकी मां से होता है और उसे जन्म देने वाली मां की पहचान उसके साथ हमेशा के लिए जुड़ जाती है, वैसे ही एक व्यक्ति की वो पहली भाषा जो उसके कानों में पड़ी या जिस भाषा में उसके खुद के बोल फूटे, वो उसके साथ जन्म से ही जुड़ जाती है और फिर इस भाषा की पहचान हमेशा से जुड़ी रहती है। आखिरकार फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश इत्यादि नेशनैलिटीज भाषा के आधार पर ही तो बनी हैं। ऐसे में हमारे देश के लिए भी अक्सर ये प्रश्न उठता रहता है कि क्या इसमें बोली जाने वाली प्रचलित भाषा हिंदी को इसकी यूनिवर्सल लैंग्वेज नहीं बना देना चाहिए, ताकि हम भी अपनी भाषा के आधार पर अपनी नेशनैलिटी या राष्ट्रीयता को स्थापित कर सकें। जैसा कि मोहम्मद इकबाल द्वारा लिखे गए तराना-ए हिंद में ये बात हमेशा से कही गई है, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदोस्तां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। तो ऐसे में ये प्रश्न पूछा जाना तो लाजमी हो जाता है कि हमारा वतन तो हिंदुस्तान है, फिर इस हिंदुस्तान की भाषा हिंदी क्यों नहीं है? तो चलिए आज हम इसी विषय पर चर्चा करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हिंदी को इंडिया की यूनिवर्सल लैंग्वेज बनाने का समय आ गया है? What if हिंदी becomes यूनिवर्सल लैंग्वेज ऑफ इंडिया? जरा सोचकर देखिए दोस्तों, 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र में फैला हमारा देश अगर एक ही भाषा के माध्यम से जुड़ जाए तो कितना अच्छा होगा। जहां हम आज भाषा के आधार पर एक दूसरे से बटे दिखाई देते हैं कि वो बंगाली है या वो मराठी या फिर वो तमिलियन है, ये अंतर तो खत्म ही हो जाएगा। ये न केवल हमारी आम बोलचाल के लिए अच्छा होगा, बल्कि इससे हमारे बीच परस्पर व्यापार और विचारों के आदान प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि हमारा देश एक होगा और उसमें बोली जाने वाली भाषा भी एक ही होगी, जिससे हमारे देशवासियों के बीच का संबंध भी और मजबूत होगा। क्योंकि फिर हिंदी उन सभी को एक डोर से बांधने का काम करेगी। यही नहीं, अगर हम हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्राचीन विज्ञान और शोध का रूपांतरण और अध्ययन एक हिंदी भाषा में कर पाएं, तो फिर चाहे मेडिकल साइंस हो या टेक्नोलॉजी, सभी हम अपनी ही भाषा में विकसित कर पाएंगे। और फिर जिस तरह आज विश्व इलेक्ट्रिक और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी को समझने के लिए जापानीज, चाइनीज और जर्मन भाषा पर निर्भर करता है, या मेडिकल साइंस समझने के लिए लैटिन भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक वैसा ही सम्मान हिंदी को भी दिया जाएगा। साथ ही तब हमें अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करने के लिए किसी अन्य विदेशी भाषा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। यही नहीं, अगर हम गौर करें तो भारत की 2/3 पॉपुलेशन ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसे आज के समय में मुख्य धारा से जुड़ने के लिए और एक गेन सम एम्प्लॉयमेंट हासिल करने के लिए अंग्रेजी जैसी विदेशी भाषा पर अपनी पकड़ बनानी ही पड़ती है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आज तक अंग्रेजी ही भारत की कनेक्टिव लैंग्वेज का काम कर रही है। यही नहीं, आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड से कनेक्ट करने के लिए भी हमारे द्वारा अंग्रेजी भाषा का ही सहारा लिया जाता है। जबकि यदि हम इस पश्चिमी भाषा को बढ़ावा देने के बजाय अपने देश को जोड़ने वाली हिंदी को बढ़ावा दें, तो हम प्रगति की नई मिसाल कायम कर सकते हैं। साथ ही यदि भारत जैसा विशाल देश, जिसकी आबादी विश्व की लगभग 18% है, ऐसा देश यदि अपने लिए एक भाषा चुन ले, तो इससे ग्लोबल लेवल पर उसकी और उसकी भाषा की धाक जमना तो पक्का है। इतना ही नहीं, भारत जैसा देश अगर अपने लिए एक भाषा को निर्धारित कर ले, तो जैसे आज हमें ग्लोबल लेवल पर कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश का इस्तेमाल करना पड़ता है,
वैसे ही दुनिया को भारत जैसी ग्रोइंग इकोनॉमी और दुनिया की सबसे बड़ी वर्कफोर्स से अपने परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए हिंदी भाषा को अपनाना ही पड़ेगा। जबकि इसके उलट अगर हम आज की स्थिति में देखें तो विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल प्लेटफॉर्म यूएनओ की भी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, जो हैं अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। यानी कि हिंदी, जो विश्व की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है, उसे इसमें स्थान नहीं मिला है। और ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि हम भारतीय अपनी भाषा को लेकर बंटे हुए हैं। यही नहीं, हम देश विदेश में अपनी मातृभाषा हिंदी को उसका उचित सम्मान नहीं देते। जबकि यदि भारत के 1.4 अरब लोग हिंदी को अपनी भाषा स्वीकार कर लें तो ये विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बन जाएगी। ऐसे में क्या यूएनओ और क्या वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सभी को हिंदी से जुड़ना ही पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ तो न केवल हिंदी बल्कि हिंदुस्तान भी विश्व का सिरमौर बनकर उभर सकता है। यकीनन दोस्तों, इस दृश्य की कल्पना करना तो अपने आप में एक रोचक अनुभव है। लेकिन ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि क्या इसके पहले कभी इस बारे में संजीदगी से विचार नहीं किया गया? आखिर आजादी से लेकर आज तक हिंदी को उसका सही स्थान दिलाने का प्रयास क्यों नहीं हुआ? तो हम आपको बता दें कि इस बारे में काफी विचार हुआ है, बल्कि इस बात को लेकर एक गहन मंथन भारत की संविधान सभा से ही शुरू हो गया था। तो चलिए हम इस बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। डिस्कशन ऑन लैंग्वेज इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। हिस्टोरियन रामचंद्र गुहा के अनुसार भारत की आजादी के दौरान हमारी कंस्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किए गए मुद्दों में सबसे ज्यादा डिबेटेबल और डिस्प्यूटेबल मुद्दा यही था कि कौन सी भाषा भारत की राष्ट्रभाषा चुनी जाए। और उस समय इस प्रश्न को लेकर संविधान सभा भी 2 ग्रुप्स में बंट गई, जिनमें एक ग्रुप हिंदी भाषा के पक्षकारों का था, जिनमें मुख्य तौर पर आर.वी. धुलेकर, जो कि उत्तर प्रदेश के एक रिनाउंड फ्रीडम फाइटर थे। उनका ओपिनियन था कि हिंदी को ही भारत की नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाना चाहिए। लेकिन इसके विरोध में दूसरा ग्रुप था भारत के अन्य भाषाई क्षेत्रों से आने वाले कंस्टिट्यूएंट असेंबली के रिप्रेजेंटेटिव्स का, जिन्होंने इसके विरोध में एक साथ अपने स्वर तेज कर दिए। जिनमें कंस्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास को रिप्रेजेंट करने वाले टी.ए. रामलिंगम चेट्टियार प्रमुख थे। इनका कहना था कि भारत में ऐसी बहुत सी भाषाएं हैं, जैसे तमिल, ओडिया, बंगाली, मलयालम इत्यादि, जिनका इतिहास हिंदी से बहुत ज्यादा पुराना और साहित्य हिंदी से बहुत ज्यादा समृद्ध है। इसलिए महज हिंदी बोलने वालों की संख्या बल को देखकर यदि इसे भारत की नेशनल लैंग्वेज चुना गया तो अन्य लैंग्वेजेस और उनके नेटिव स्पीकर्स के साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय भाषा के इस मुद्दे को गरमाता देख कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने के.एम. मुंशी और गोपालस्वामी अयंगर द्वारा प्रस्तावित मुंशी अयंगर फॉर्मूले को अपनी सहमति दे दी, जिसके बाद भारतीय संविधान के आर्टिकल 343 का निर्माण हुआ। इसके अनुसार देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखी जाने वाली हिंदी भाषा को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। साथ ही संविधान के लागू होने के बाद से 15 साल तक इंग्लिश को भी सभी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कंटिन्यू रखने का फैसला किया गया, ताकि नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स का इंग्लिश से हिंदी में स्मूथ ट्रांजिशन इंश्योर किया जा सके। ऐसा इसलिए भी किया गया क्योंकि वर्षों तक ब्रिटिश सरकार के अधीन राजकीय संवाद की भाषा इंग्लिश ही रही थी, जिस वजह से नॉन हिंदी स्पीकिंग रीजन्स के लोग हिंदी के बजाय इंग्लिश से ज्यादा कंफर्टेबल थे। साथ ही देश की प्रमुख भाषाओं को उचित सम्मान देने की दृष्टि से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 8th शेड्यूल में हिंदी को मिलाकर 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस को भी ऐड कर लिया गया, जिनकी संख्या समय के साथ बढ़ते बढ़ते आज 22 हो चुकी है। जैसा हमने आपको बताया कि यह व्यवस्था 15 सालों के लिए ही की गई थी, जिसके बाद इस पर फिर से विचार किया जाना था। लेकिन यह भारत और हिंदी की विडंबना ही है कि वो मौका कभी आया ही नहीं। पर ऐसा होने के भी कुछ कारण हैं। वो कारण जिसे कुछ लोग हिंदी के उत्थान की राह में रोड़े के तौर पर देखते हैं, तो कुछ लोग इसे भारत की जमीनी हकीकत मानते हैं। आइए गौर करते हैं ऐसे ही कुछ कारणों पर। Why having one language not a great idea? दोस्तों चलिए हम फिर से वहीं चलते हैं जहां से हमने अपने वीडियो की शुरुआत की थी कि भाषा क्या है। हालांकि हमने इसे अलग अलग तरह से परिभाषित करने की कोशिश की, लेकिन अगर हम शब्दों के इस मकड़जाल से निकलकर सोचें तो हम पाएंगे कि भाषा आपकी पहचान है। ये आपको दूसरों से अलग करती है।
अपनी अलग पहचान देती है। ऐसे में यह हमारे देश भारत की विलक्षण क्षमता ही है कि वो इतनी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों को एक साथ लेकर चलने में कामयाब हो पाया है। और ये इसलिए हो सका क्योंकि हमने या हमारे देश ने कभी हमारे नागरिकों पर कुछ थोपने की कोशिश नहीं की। वरना आप सोच कर देखिए, क्या हिंदी को उन गैर हिंदी भाषी विद्यार्थियों पर थोपना वैसा ही नहीं होगा जैसे हम पर अंग्रेजी थोपी जाती है? अब विश्व से जुड़ने के लिए अंग्रेजी सीखना तो हमारी मजबूरी है, पर भारतीयों के लिए हम ऐसी मजबूरी क्यों खड़ी करें कि उन्हें अपने देश में ही अपनी मातृभाषा और अपनी पहचान को छोड़कर किसी दूसरे की मातृभाषा हिंदी को चुनना पड़े? यही कारण है कि हमारे देश के लिए जिस अनेकता में एकता का नारा दिया जाता है, हम उस पर गर्व कर पाते हैं। यह हमारे देश की समरसता ही है, जिसकी वजह से पुरातन काल से आज तक हम अलग अलग संस्कृतियों, भाषाओं और जीवन शैलियों को अपने में समाहित कर पाए हैं। और भारत की ये विशेषता तभी कायम रह पाएगी जब हम इसे ऐसे ही चलने दें, जिससे अलग अलग धाराएं आकर इस भारत रूपी समुद्र में समाहित होती रहें और इसे एक नया विलक्षण रूप प्रदान करती रहें। इसलिए आजादी के बाद से ही भारत ने सम्मिलित रूप से यही प्रयत्न किया कि हमारे देश में किसी भी भाषा या संस्कृति को उसका समुचित स्थान मिले। यही कारण है कि चाहे संविधान से मिलने वाले फंडामेंटल राइट्स हों या फिर भारत में शिक्षा के प्रसार करने वाली एजुकेशन पॉलिसी, सभी में भारत की भाषाओं को उचित सम्मान देने का प्रयास रहा है। क्योंकि भारत के लिए हमेशा से आधिपत्य जमाने से ज्यादा जरूरी सबको साथ लेकर चलना रहा है। तभी हिंदी के बल पर दुनिया जीतने के बजाय भारत की भिन्न संस्कृतियों को संभाले रखना उसके लिए ज्यादा जरूरी है। फिर भी इस बारे में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।